एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं पंकज तिवारी आपके सामने रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2 दिया गया है। तो 7 स्टार 5 का वैल्यू ज्ञात करें। तो 7 स्टार 5 का वैल्यू यहां से हमको निकालना है, यानी कि जहां x है वहां 7 दिया है, जहां y है वहां 5 दिया है, यानी कि x के जगह हमको 7 रखना है, y के जगह 5 रखना है। तो यह स्टार्ट किया जाए, यानी कि 7 स्टार 5 का वैल्यू पूछा है। तो क्या करते हैं कि जहां पर हमारा x है वहां पर 7 रखेंगे, यानी 7 प्लस 2 का स्क्वायर, और फिर y जहां पर है वहां पर क्या रखेंगे, यानी कि 5 माइनस 2 रखेंगे। तो यहाँ 7 और 2 कितना हो गया, 9। 9 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा। तो 9 9 81 गुना 3 बराबर हो जाएगा कितना, 81 गुना 3 बराबर हो जाएगा 243 हो जाएगा। ये क्या था, एक पैटर्न था। इस तरह का प्रश्न जब भी आपको पूछे जाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए आगे की तरफ आपको डायरेक्शन दिया रहेगा, उसके अनुसार चलना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 2 नंबर में दिया गया है कि 200 और 600 के बीच, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः भाज्य है। तो इस तरह का जब प्रश्न पूछेगा तो इसमें भिन्न भिन्न अंक दिया गया है, यानी कि दिया गया है 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, 6 दिया गया है। अगर एक अंक रहता तो नॉर्मली में इसका कैलकुलेशन कर लिया जाता। जब डिफरेंट नंबर दिया रहेगा तो उस सभी डिजिट का क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 60, इसका एलसीएम हो गया। जब एलसीएम 60 हो गया तो कोई भी अलग अलग संख्याओं का जो समूह रहेगा उसका एलसीएम ऐसी संख्या आती है जो इन सभी संख्याओं से पूरा विभाज्य होगा। तो हमसे यहां पर पूछा गया कि 200 और 600 के बीच कहने का मतलब ये है कि उसमें तो 200 शामिल है, उसमें 200 से 600 के बीच का मतलब हो गया कि 200 तो शामिल है, लेकिन 600 के बीच यानी कि 200 से 599 तक में ही हमको संख्या देखना है। के बीच कहने का मतलब क्या, उसमें 600 शामिल नहीं है। तो यहां पर देखा जाए जब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो जो सबसे बड़ा वाला डिजिट है, सबसे बड़ा वाला डिजिट में जो एलसीएम आएगा, एलसीएम वाला डिजिट से डिवाइड करेंगे, माइनस छोटा वाला डिजिट क्या है आपका, ये हो गया 200। 200 में क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9.59/60 माइनस ये हो जाएगा 3.20/3.20 ये 60 था, यहां पर 60 हो जाएगा। क्योंकि एलसीएम 60 आया है तो दोनों में हम 60 से डिवाइड करेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जो ये बताती है कि 200 तक में 60 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो इसमें 3 है। 599 तक में 60 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, तो 9 है। तो इसमें से 9 में से क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी कि इस प्रश्न में ये चीज मिला कि 200 से 600 के बीच में 6 संख्याएं ऐसी है जो 60 से विभाजित होगा, और जब 60 से विभाजित होगा तो 4, 5 और 6 से भी विभाजित होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 यानी 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक उपभोक्ता 120 रुपए में 3 केजी चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तो चीनी का नया मूल्य क्या होगा, इस प्रश्न पर आधारित 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक नया मूल्य क्या होगा और दूसरा पूछेगा प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि 25% का कमी करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद क्या करें कि 120 रुपए में 3 केजी चीनी ज्यादा मिल रहा है। तो नॉर्मली इसको क्या करेंगे कि 25/100, 25% के कमी के लिए बोला था 25%, तो 25/100 और क्या कहा था कि 120 में 3 केजी चीनी
ज्यादा मिल रहा है तो इससे क्या निकलेगा, इससे हमको मिलेगा वर्तमान मूल्य निकल जाएगा। इससे क्या मिलेगा, मेरा वर्तमान मूल्य इससे निकल जाएगा कि वर्तमान मूल्य क्या होगा जो कि प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये 25 चौका 100, 4 से ये कटेगा कितना बार में, 30 बार में कट गया, और 30 कटेगा इससे 10 बार में। यानी कि ये चीज मिला हमको कि वर्तमान में जो चीनी का मूल्य है वो 10 रुपया प्रति केजी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यहां पर क्या पूछेगा कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था। क्या था चीनी का प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य यानी जो 25% का कमी हुआ है उसके पहले चीनी का दाम क्या था। तो यहां पर क्या आपका वैल्यू आया है, 10 आया, तो 10 वर्तमान मूल्य आया है। यानी इस क्वेश्चन में क्या किया गया कि 25% का कमी किया गया। तो कोई भी वस्तु होगा तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, 100% होगा। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो चीनी का मूल्य पहले जो भी था 100% था। वर्तमान में क्या हुआ कि 25% का कमी हुआ तो कितना हो गया, 75% हो गया। 75% हुआ, लेकिन हुआ कितना, 10 रुपया। यानी 75% का वैल्यू 10 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना, 10/75। तो फिर 100% का वैल्यू हमको निकालना है, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई और 100 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर देखते हैं 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, यानी 40/3 हमको यहां पर मिला, जिसको हम बोल सकते हैं 13.1/3 रुपया प्रति केजी चीनी का क्या था वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य 10 रुपये प्रति केजी और प्रारंभिक मूल्य क्या था, 13.1/3 रुपया प्रति केजी। दोस्तों ये जो दोनों प्रश्न आपको बताए, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कि 45 पुरुष या 60 लड़के। या कहने का मतलब ये है कि जिस कार्य को 45 मैन करेगा उसी काम में अगर 60 बॉय को लगाया जाता है, यानी कि अगर आदमी करेगा तो 45 और बॉय करेगा तो 60, दोनों का कार्य क्या है, बराबर है। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि दोनों का कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी का रेशियो निकालना होगा। तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी कि हमको यहां पर मिला 3 मैन इज इक्वल टू 4 बॉय मिला। तो मैन इज टू बॉय, यानी कि दोनों का कार्य क्षमता का रेशियो निकालेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब 3 मैन इज इक्वल टू 4 बॉय दिया है, यानी 3 मैन के क्षमता के बराबर 4 बॉय है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा मैन का क्षमता निकाला रहेगा तो मैन को ढकेंगे, कौन अंक दिख रहा है, 4, तो इसका हो जाएगा कार्य क्षमता 4 हो जाएगा। और बॉय का जब निकालना रहेगा, बॉय का निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, बॉय को ढकेंगे। बॉय का क्षमता निकालने के लिए बॉय को ढकेंगे, तो बॉय को ढकने के बाद हमको 3 दिख रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। यानी दोनों का कार्य क्षमता कितना हो गया, 4:3 हो गया। अब क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन में कह रहा था कि 45 पुरुष या 60 लड़के, या तो हम पुरुष को लेंगे फिर या 60 लड़के को लेंगे। तो हम पुरुष से ही बनाते हैं, यानी कि 45 मैन किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को, किस काम को, जिस काम को ये किया है उसी काम में क्या कह रहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। अब यहां पर जहां मैन रहेगा वहां 4 रखेंगे, जहां बॉय रहेगा वहां पर 3 रखेंगे। तो 45 गुना 4 हो जाएगा। मैन का वैल्यू क्या होगा, 4 रखेंगे गुना 20 बराबर हो जाएगा। मैन की जगह क्या रखना है, हमको 4 रखना है, क्योंकि मैन का रेशियो 4 है, बॉय का रेशियो 3 है। तो 15 गुना 4 प्लस ये हो जाएगा 20 गुना 3। 15 गुना 4 प्लस 20 गुना 3 रखेंगे। 15 गुना 4 प्लस 20 गुना 3, 20 गुना 3 हो जाएगा। और इंटू कितने दिन में कार्य कर रहे थे, x दिन में कर रहे थे। यहां से एक लाइन और आगे बढ़ेंगे, 15 चौका हो जाएगा 180 गुना 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, 60 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 गुना x होगा। और यहां से अब हम आराम से इसको बैलेंस करते हैं। ये 60 से काटेंगे, 60 तिया 180, 60 दूना 120 और 2 से कटेगा ये कितना बार में, 10 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया, 30। x बराबर 30 कहने का मतलब ये है कि 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे,
30 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। 5 नंबर में कह रहा है कि एक व्यक्ति को 80 रुपया में 9 कलम बेचने पर क्या किया है कि 80 रुपया में 9 कलम बेचा है, तो एक पेन का विक्रय मूल्य क्या था उसका? एक पेन का विक्रय मूल्य पहले नॉर्मल में आप निकाल लीजिए, यानी 80/90 एक पेन का विक्रय मूल्य हो गया। क्या इसमें कहा जा रहा है कि 80 रुपया में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। तो यहां पर ध्यान दिया जाए कि आपको विक्रय मूल्य दे दिया और लाभ या हानि % दिया रहेगा। तो जब विक्रय मूल्य दिया है और लाभ या हानि % दिया है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य निकालते हैं कि विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, लॉस रहेगा तो 100 में से घटाएंगे। अच्छा, अगर आपको क्रय मूल्य दिया है और प्रॉफिट % या लॉस % दिया है, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा प्रॉफिट क्रय मूल्य गुना 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस बाई 100 हो जाएगा। अगर प्रॉफिट रहेगा तो ऐड करेंगे, लॉस रहेगा तो घटाएंगे। उसके अनुसार चलते हैं तो एक पेन का विक्रय मूल्य हम निकाल चुके हैं और एक पेन को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो एक पेन का यहां पर क्रय मूल्य निकाल लिया जाए। चूंकि लॉस है तो लॉस है तो घटेगा, तो यहां पर क्या हो गया? 80 हो गया। एक पेन का हम क्रय मूल्य निकाल लिए। अब ये क्रय मूल्य हो गया एक पेन का। आगे क्या कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब एक कलम का क्रय मूल्य आप निकाल चुके हैं और इसको हमको 20% का लाभ यानी 120% में बेचना है, तो एक कलम का विक्रय मूल्य निकल गया। यहां पर एक कलम का विक्रय मूल्य आप निकाल चुके हैं, लेकिन आपसे 90 कलम का विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो यहां पर क्या करेंगे? गुना 90 करेंगे। इसका नॉर्मली कैलकुलेशन है मेरा, कैलकुलेशन किया जाए तो 90 से 90 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 80 से 80 कैंसिल हो गया। जो बच गया आपका क्या हो गया? जो बच गया आपका आंसर हो गया। यानी 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 120। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। दिया गया है कि एक खंभे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना है। √3 गुना है, तो एक खंभा आप लगा दीजिए और खंभा का परछाई कैसे बनेगा? इस रूप में बनेगा खंभा का परछाई। तो यहां से देखा जाए ये खंभा था और खंभे की जो परछाई की लंबाई है उसकी लंबाई की √3 गुनी है। तो खंभा का लंबाई सपोज डेट 1 था, तो ये क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा। यहां पर क्या करते हैं कि पूरा एंगल बना लेते हैं। अब हमारा क्या दिया गया है? परपेंडिकुलर दे दिया गया है और बेस दे दिया गया है। परपेंडिकुलर और जब बेस रहेगा तो फिर आप जान रहे हैं कि परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है? तो tan थीटा में होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि लंब बटा आधार होता है। तो tan थीटा बराबर यहां पर आपको मिल गया, tan थीटा बराबर 1/√3। tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है? तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर क्या मिला? 30 डिग्री मिला। थीटा बराबर क्या मिला? 30 डिग्री मिला। यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक नियमित षष्ठकोण का क्षेत्रफल क्या होगा? षष्ठभुज होना चाहिए, वहां पर ये होना चाहिए षष्ठभुज होना चाहिए। ये होगा षष्ठभुज होगा। षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? तो दोस्तों षष्ठभुज कहने का मतलब क्या हो गया कि 6 भुजा वाला जो त्रिभुज हो, ये 6 भुजा वाला जो बहुभुज होगा, पोलुगन होगा, उसको हम षष्ठभुज बोलते हैं। जैसे फिगर के थ्रू आपको बता दे रहे हैं, ये आपका क्या हो गया? ये षष्ठभुज हो गया। ठीक है, ये षष्ठभुज हो गया। अगर षष्ठभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाए तो यहाँ पर क्या करते हैं कि सबको विकर्णवत करते हैं। ये सेंटर हो गया, सेंटर से सबकी दूरी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। यानी कि जब सब दूरी आपस में, अगर ये है, ये है, ये है, यानी सबका लंबाई जब आपस में बराबर है
तो अगर एक को हम टारगेट करते हैं, एक को इसमें से लेके हैं, 6 हो गया इसमें, तो एक को लेते हैं और तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का हो जाएगा। तो जब सब भुजा आपस में बराबर है, यानी इसमें हमको टोटल 6 समबाहु त्रिभुज मिला। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा a स्क्वायर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 6 को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 से गुना कर देंगे, ये 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समषष्टभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका होगा, समषष्टभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये समषष्टभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा ये। तो समषष्टभुज का क्षेत्रफल आपको पता चल गया कि समषष्टभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये निकाल लिए। अब हमको इसमें भुजा का वैल्यू दिया गया है, तो भुजा का वैल्यू इसमें ले लिया जाए। क्या दिया है, 6 दिया है। यहां से कैलकुलेशन करेंगे नॉर्मल, 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 2 तिहाई 6, 3 तिरी का 9, 6 का 54 हो गया, यानी कि 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, समषष्टभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यदि एक दुकानदार 4,200 यानी 4,200 रुपया पर एक वस्तु बेचता है जिसका अंकित मूल्य कितना है, 4,800 रुपया है, यानी कि क्या किया गया, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया गया। तो अंकित मूल्य पर जो छूट दिया गया वो हमको छूट प्रतिशत निकालना है। तो अंकित मूल्य पर जो छूट होगा वो अंकित मूल्य पर ही डिपेंड करेगा, यानी इसमें छूट हमको कितना दिया गया, 4,800 रुपया मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य था। अंकित मूल्य 4,800 था और 4,200 में दिया गया, तो छूट हमको कितना मिला, छूट मिला कितना, 600 रुपया का छूट उसमें मिल गया। तो अब हमको निकालना है कि छूट प्रतिशत क्या होगा, तो छूट प्रतिशत गुना 100, और छूट प्रतिशत किस पर डिपेंड करेगा, अंकित मूल्य पर डिपेंड करेगा। यानी अंकित मूल्य है हमारा 4,800, 00 से 00, 6 7 48 हो जाएगा, और ये कटेगा आगे, 7 से इसमें डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि ऑप्शन अगर हम देख रहे हैं तो ऑप्शन हमारा पूरा कैलकुलेशन करके दिया गया है। तो 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 0 आएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर 2 बचा, पॉइंट का 0 आ जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, और फिर कितना मिला, 6 और 0 मिला, यानी कि 7 8 56। तो ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर मैच कर गया, यानी 14.28 आपका आंसर हो गया। तो अंकित मूल्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसको मैं अगला एक स्पेशल वीडियो अंकित मूल्य के बारे में बनाऊंगा, जिससे आपको अंकित मूल्य का पॉइंट टू पॉइंट नोट क्लियर हो जाएगा। तो आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, एक धन साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है यदि वह 100 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो दर % क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन बराबर आप देखे होंगे, सेट में देखे होंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब n गुनी दिया रहेगा तो रेट % या टाइम निकालना रहता है। तो रेट प्रतिशत या टाइम इज इक्वल टू हो जाता है n-1 इंटू 100 बटा अगर रेट दिया रहेगा तो टाइम पूछेगा, अगर टाइम दिया रहेगा तो रेट पूछेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमारा क्या दिया गया है, इसमें टाइम दिया गया है, रेट पूछा गया है। तो रेट % इज इक्वल टू हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर इतनी गुनी, कितनी गुनी दिया गया है, तो 3 गुने दिया गया है। तो 3 - 1 गुना 100 और बट्टा समय कितना इसमें दे दिया, समय हमारा दे दिया गया है, समय दे दिया गया कितना, 100 वर्ष समय दे दिया गया है, जो कि यहां पर होना चाहिए था समय हमारा 10 वर्ष समय होना चाहिए था। समय क्या होगा, क्वेश्चन मिस टाइप हो गया है, क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। समय क्या होगा, 10 वर्ष समय होगा। तो टाइम की जगह क्या लेंगे, 10 लेते हैं, और इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से जब 1 घटेगा 2 हो गया, यानी 2 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20% राइट आंसर होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें टाइम दिया है तो रेट पूछा जाएगा, अगर रेट दिया रहता तो टाइम पूछा जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है,
1 मिनट में किसी बाल्टी का 3/7 भाग भर जाता है। दोस्तों एक चीज आप ध्यान हमेशा रखिएगा, 3/7। 3/7 कहने का मतलब ये है टोटल 7 भाग में से 3 भाग भरा हुआ है। टोटल 7 में से 3 भरा हुआ है, तो 3/7 भाग यानी 3/7 भाग भरने में उसको 1 मिनट का समय लग रहा है। तो एक भाग कहने का मतलब पूरा जो बाल्टी था उसको भरने में कितना समय लगेगा, तो उसको भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि 7/3 मिनट का समय पूरा बाल्टी को भरने में लगेगा। ठीक है, इतना निकालिए कि बाल्टी पूरा भरने में कितना समय लगेगा। बाल्टी का शेष भाग 3/7 कहने का मतलब टोटल 7 में से 3 भरा हुआ है, तो खाली कितना रह गया, तो शेष कितना खाली रह गया, शेष खाली कितना रह गया, तो 7 में से जब 3 भरा हुआ है यानी कि 4/7 भाग हमारा क्या है, शेष खाली है, शेष खाली भाग है। तो एक भाग का वैल्यू इतना, तो एक भाग का वैल्यू इतना, एक भाग का वैल्यू इतना, तो 4/7 भाग का वैल्यू निकाल लिया जाए, यानी तो 4/7 भाग भरने में कितना समय लगेगा, एक भाग भरने में जब 7/3, तो 4/7 भाग भरने में कितना समय, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 4/3 मिनट का समय लगेगा, यानी कि 4/3 आपका राइट आंसर होगा। तो 4/3 आपका राइट आंसर हो गया। तो बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों आज का सेशन में। हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन से घबराना नहीं है, उसको नॉर्मल में लीजिए। ठीक है, न थके हैं कभी पैर, ना हिम्मत हारी है, परिवर्तन तो संसार का नियम है। इसलिए दोस्तों सफर अभी जारी है और ये सफर बहुत आगे तक जाएगा। ये सफर तब तक चलते रहेगा जब तक हम अपने मुकाम पर न पहुंच जाए, जब तक अपने सफलता को हासिल न कर ले। तो आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 11 नंबर में किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 160 का है, तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। पोलुगन दिया गया है और पोलुगन में दोस्तों पोलुगन 5 तरह का होता है, जिसका मैं वीडियो आपको नेक्स्ट सेशन में कोशिश मैं करूंगा कि सबका पूरा डिटेल वीडियो बना करके आपके सामने रखूं। तो पोलुगन देगा यानी समबाहुभुज का जब प्रश्न आता है तो इसमें देखिए प्रत्येक अंतःकोण दिया है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब पहले मैं कर दे रहा हूं। तो किसी भी बहुभुज अंतःकोण का योग हो जाता है, अंतःकोण का योग हो जाता है n-2 × 180 डिग्री। यानी कि पूरा बहुभुज का क्या निकलता है, पूरा बहुभुज का अंतःकोण का योगफल निकल जाता है। हमसे अगर प्रत्येक अंतःकोण का पूछा जाए, यानी कि प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या हो जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-2 × 180 और बटा में क्या करेंगे n क्या है, n बराबर भुजाओं की संख्या है। अगर पूरा योगफल में हम n से यानी भुजा से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको एक अंतःकोण का वैल्यू यहां पर मिल जाएगा। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान हमारा क्या होगा, ये होगा। और प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना दिया है, 160 दिया है, 160 दिया हुआ है, यानी कि 160 बराबर हो जाएगा, यहां पर 160 बराबर हो जाएगा n-2 × 180, n-2 × 180 बटा n। ये देखिए कटेगा, ये कटेगा ना, कटेगा 20 से कटेगा, 20 160 और होगा 20 नवा हो जाएगा 180। अब यहां पर नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे हम, ये n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा आपका 8n = 9n - 2 हो जाएगा। n वाला वैल्यू एक साइड करेंगे और नंबर एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9n, सॉरी यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये हो जाएगा 9 से 9n हो गया और 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 दूना 18 हो जाएगा। तो हम n वाला वैल्यू एक साइड करते हैं, यानी कि 9n - 8n = 18 हो गया, यानी कि n बराबर कितना हो गया, n बराबर यहाँ पर
18 हो गया। यानी कि उस बहुभुज में कितनी भुजाएं थी, तो उस बहुभुज में 18 भुजाएं थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। आज का सेशन में आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं कि दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुज ABC, दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, समरूप त्रिभुज दिया गया है जिसमें है एक ABC है और दूसरा क्या है, PQR है, दूसरा PQR है। अब इसके बारे में कह रहा है का परिमाप क्रमशः 36 और 24 है। यानी कि ABC का परिमाप इसमें क्या दिया गया है कि ABC का परिमाप दे दिया गया है, ABC का परिमाप दिया गया है और किसका परिमाप दिया गया है, त्रिभुज PQR का परिमाप दिया गया है, त्रिभुज PQR का परिमाप दिया गया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये समरूप त्रिभुज से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक परिमाप वाला और एक क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तो प्रश्न बहुत सारा है लेकिन ये दो क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। तो अभी हम परिमाप के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि किसी भी समरूप त्रिभुज का जो परिमाप का रेशियो होता है संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि ABC का परिमाप और PQ का परिमाप का जो अनुपात होगा संगत भुजाएं यानी कि AB होगा और PQ यानी कि AB के और PQ के बराबर होगा, AC के और PR के बराबर होगा। आगे अगर इसको बढ़ाते हैं तो हो जाएगा AC के और PR के बराबर होगा। आगे बढ़ेंगे तो BC का संगत क्या हो जाएगा, BC के और QR के बराबर होगा। तो किसी समरूप त्रिभुज का जो परिमाप का अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर होता है, जो कि आपके सामने पूरा डिटेल से मैं डिफाइन भी कर दिया हूं। अब यहां पर जो जो वैल्यू दिया गया उसको लेकर के चलेंगे, जो नहीं होगा ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा। तो पहला का परिमाप हमारा दिया है 36, दूसरा का परिमाप दे दिया गया है 24 दिया हुआ है और AB का वैल्यू हमसे पूछा गया है। यानी चलिए AB का वैल्यू हमको निकालना है, PQ का वैल्यू 10 दिया गया है, 12 तिया 36, 12 दूनी का 24, 2 5 10, 5 तिहाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 तिहाई हो जाएगा 15। यानी कि AB का वैल्यू कितना निकल गया, AB का वैल्यू 15 सेंटीमीटर AB का वैल्यू निकल गया। तो ये रहा समरूप त्रिभुज परिमाप का रेशियो था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और बार बार पूछने वाला ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को देखते हैं। दिया गया है कि 2:3, 6:11 और 11:2 का मिश्रानुपात क्या होगा, मिश्रानुपात या मिश्रानुपात होगा क्या होगा। तो डिफरेंट आपको यहाँ 3 ही दिया गया है। बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसमें 3 रेशियो, 4 रेशियो, 5 रेशियो, यहाँ तक कि 7-8 रेशियो तक भी दे करके मिश्र अनुपात पूछा जाता है। तो वैसे प्रश्नों को क्या करते हैं दोस्तों, आप जान रहे हैं कि जो अनुपात होता है उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3 भी लिख सकते हैं, इनटू ये हो जाएगा 6/11 हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा 11/2। यही आपका क्या हो गया, जब सब अनुपात को आपस में मिश्रित यानी जब इनटू में डाल दिया जाता है तो उसको मिश्रानुपात की संज्ञा दी जाती है। तो यहां पर मिश्रित कर दिया जाए, 11 से 11 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 दूना 6 हो गया। यानी क्या बचा, हमको क्या बचा, ऊपर में 2 बचा, नीचे में कुछ नहीं है, नहीं 1 बचा है। तो क्या हो जाएगा, मिश्रानुपात क्या हो गया, 2:1 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में, 14 नंबर में दे दिया गया है कि A तथा B के आयु में 3:4 का अनुपात है। देखिए A और B का आयु दिया गया है, A अनुपात B का आयु दिया गया है, कितना दिया है, 3:4 का। A और B के आयु का रेशियो कितना है, A और B के आयु का रेशियो 3:4 है। ठीक है, A और B के आयु का अनुपात कितना है, 3:4 दिया गया है। तो 3:4 दे दिया गया, A और B का रेशियो का अनुपात 3:4 दे दिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि A की आयु 20 से 6 बरस कम है, A का कितना है 3 अनुपात और B का कितना है 4 अनुपात। तो A का 3 है और B का 4 है, तो A का B से कितना कम है, 1 अनुपात कम है। अच्छा, ये हमारा कंडीशन जो क्वेश्चन का दिया है ये कह रहा है कि 1 अनुपात कम है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 बरस की कमी है। यानी 1 अनुपात का वैल्यू जब 6 बरस आ गया
तो ए का वैल्यू कितना है 3 अनुपात ना, तो जब 1 अनुपात का वैल्यू 6 बरस तो 3 अनुपात का वैल्यू 18 बरस। 3 अनुपात का वैल्यू 18, जब 1 अनुपात का वैल्यू 6 बरस तो 4 अनुपात का वैल्यू 6 चौका 24 बरस। तो दोनों का वर्तमान उम्र हम निकाल चुके हैं। हमसे क्या आगे पूछा गया है, यदि ए और बी की आयु यानी 6 बरस का हम इसके तुलना किया था, तो 6 बरस बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। ये जो हम निकाले हैं ये क्या है, हमारा वर्तमान आयु है, ये हमारा वर्तमान आयु है। अब हमसे पूछा गया है 6 बरस बाद, 6 बरस बाद का आयु पूछा गया है, तो 6 बरस बाद का भी आयु आप निकाल लीजिए, यानी कि 6 बरस बाद। तो वर्तमान में क्या करेंगे, वर्तमान में 6 जोड़ेंगे तब ना 6 बरस बाद जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 18 और 6, 18 और 6 हो गया 24, ये हो गया 24 और 6 कितना हो गया 30 हो गया। अब यहां से दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, ये कटेगा 6 चौका 24, 6 पाँचे 30, यानी कितना हो गया 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5 हो गया आपका क्या वर्तमान, नहीं 6 बरस बाद दोनों के आयु का अनुपात 4 अनुपात 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, 1 वर्षों में इतना और 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल आपको निकालना है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे कि t इजिकल टू दिया गया है A1, t इजिकल टू A1, यानी कि टाइम क्या है 1 बरस में अमाउंट दे दिया गया है, और फिर आगे क्या देख रहे हैं कि 2t बराबर दे दिए गया A2, यानी दूसरा अमाउंट दिया गया है। तो जब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब 2 अमाउंट दिया है, क्या रहे, जब 2 अमाउंट दिया रहेगा और पहला जो समय है, पहला समय का दोगुना रहेगा दूसरा समय, तो बहुत ही सिंपल तरीका इसको निकालने का है। कभी आप इसका ये नहीं किए होंगे कि इतना आसान से ये क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो देखा जाए, इसको धुआं उड़ा दिया जाए तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाता है A1, यानी पहला मिश्रधन का स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रधन। सिंपल है एकदम, चुटकी बजाइए सामने आंसर आपका रहेगा। तो A1 का वैल्यू क्या दिया है, पहला मिश्रधन है आपका 650 गुना 650, और बटा में क्या दिया है 676 दिया है। नॉर्मल कैलकुलेशन कीजिए ना, ये देखिए बहुत आसानी से कटेगा। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल कैलकुलेशन इसका करते हैं हम। नॉर्मल कैलकुलेशन होगा 13 5 65, ये देखा जाए 13 5 65, 13 5 65 हो जाएगा ये भी, और 2 6 13 दूनी का 26, 2 से काट दीजिए इसको, 26 बार में 2 से काटिए इसको, 25 बार में 26 से ये कटेगा, 26 से ये कटेगा, कितना बार में कटेगा, तो 26 दूना 52, 26 5 130। हमको क्या बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर में 25 गुना 25, यानी कितना हो गया 625 आपका मूलधन हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में जब टाइम फर्स्ट टाइम दिया गया हो और जो सेकेंड टाइम रहेगा, फर्स्ट टाइम का जब दोगुना दिया रहेगा, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाता है A1 का स्क्वायर बटा A2 हो जाता है। चलिए आज के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर सिस्टम का चलता फिरता क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम का चलता फिरता क्वेश्चन और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह का जब भी आपको जोड़ मिलेगा, लंबा डिजिट का मिलेगा, पूर्णांक में दिया है, तो अगर इसको प्रोसेस से हम चलेंगे तो कतई ना कतई हमसे ये बहुत ज़्यादा समय लेगा। तो समय हमको बचाना है, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार सेम अंक को रिपीट करते हुए पूर्णांक में दे दिया गया है। तो सबसे पहले जो पूर्णांक में दिया गया उसका एडिशन कर लिया जाए। तो ये कितना बार है, यानी कि 999, 6 बार है तो इंटू 6 कर लेंगे। और बाकी क्या देख रहे हैं, बाकी देख रहे हैं कि 1/2, 2/1, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, यानी कि नीचे में क्या है 7 है। तो इसको सिंपल में पहले एक लाइन हम आपको एक लाइन बढ़ा देते हैं ऐसे। ये ज़्यादा लंबा चलने वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ।
इसका दोस्तों जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम तो 7 हो जाएगा। इसका पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 9 छके 54 का 4 5 हो गया, 9 छके 54 आप 5 59 का 9 5 बच गया, 9 छका 54 54 आप 5 59 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो इसका तो एलसीएम हमारा 7 हो गया। सब एलसीएम के सारा डिनोमिनेटर क्या है, सारा हर का वैल्यू 7 है तो 7 7 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाला डिजिट को क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ऐड कर लेते हैं। तो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 और 15 6 21, यानी कि यहां पर हमारा आ गया 21 आ गया, यहां पर तो हमारा 21 आ गया है। अब आगे हम इसको बढ़ाते हैं तो ये 7 3 का 21 हो गया। और क्या करेंगे, यहां पर अब हमको मिल गया कि 5994.3/1, जब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट रहेगा और ये डिजिट क्या होगा, ये डिजिट हमारा इसमें जुट जाएगा, यानी कि 5997 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो गया। इस तरह का कहीं भी एडिशन मिलता है तो नॉर्मल इस तरह से आप ऐड कीजिए, बहुत अच्छा खासा समय आपका बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को रेलवे में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और मैं क्वेश्चन को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि जब 2 से 3 बार पूछा गया है तो हो सके कि आगे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सके, नहीं तो इसका पैटर्न ले करके डिजिट चेंज करके इसको पूछा जा सकता है। तो ध्यान दिया जाए तो यहां पर दे दिया गया है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया गया है। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b दिया है, तो दोनों को सेम पैटर्न पर लाने के लिए या तो a का वैल्यू निकाल लेंगे फिर या b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पर हम कर सकते हैं क्या, a बराबर 90 माइनस b कर सकते हैं ना। अब क्वेश्चन को उठाते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b दिया गया है। तो a बराबर क्या निकाले हैं आप, 90 माइनस बी निकाले हैं। तो चलिए a बराबर आप निकाल चुके हैं 90 माइनस बी प्लस 90 माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर बी, तो ज्यों का त्यों रहेगा। और आप जान रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो थीटा की जगह क्या है यहाँ पर b है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस आगे हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, ये तो आप जान रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, ये बराबर क्या हो जाता है, तो बराबर 1 हो जाता है। सिंपली रूप से इसको बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर में प्रोबेबिलिटी से प्रश्न आपको दिया गया है। मैं प्रोबेबिलिटी का बहुत ही सुदृढ़ ढंग से, बहुत ही सजावटी तरीके से एक वीडियो आपके सामने बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूं। इसको देखा जाए, क्या कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका गया, एक पासे को 2 बार फेंका गया तो आने वाले अंकों का योगफल 10 होने की प्रयिकता क्या होगी। तो प्रयिकता जब पूछा जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी PE इक्वल टू हो जाता है NE बाई NS। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज आपको बता देते हैं कि NE क्या होता है, घटना घटने की प्रयिकता, और NS क्या होता है, कुल घटना घटने की प्रयिकता। तो इसमें कैसा घटना घटाना है हमको, 10 आने की प्रयिकता, यानी दोनों पासा का योगफल क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चीज आपको नॉर्मल में बता देते हैं जो किसी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा। NS हमेशा ध्यान रखिएगा, आज के बाद NS आप फिक्स कर लीजिए। किसी भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिलेगा NS आज आपका फिक्स हो चुका है। तो जब एक पासा उछालिएगा तो NS 6 के पावर A यानी NS हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब 2 पासा उछालेंगे तो 6 के पावर 2 NS कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जब 3 पासा उछालेंगे तो 6 के पावर 3 NS कितना हो जाएगा,
16 हो जाएगा। तो NS तो आज आपका फिक्स हो गया। अब आपको NS के लिए नहीं लड़ना है। चलिए NE भी आपके लिए बहुत मैं इजी करने वाला हूं। तो NS का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पासा उछाला गया है, एक पासे को 2 बार उछालिए या 2 पासे को उछालिए, दोनों एक ही चीज हुआ। तो NS तो हमारा 36 हो चुका है। अब NE हमको निकालना है। तो NE घटना कैसा घटाना है, दोनों का योगफल 10 होने की प्रायिकता हमको निकालना है। तो NE 10 होने की प्रायिकता क्या क्या होगा, यानी कि इसमें ध्यान दिया जाए, जब फर्स्ट पासा पर 4 होगा, सेकंड पर 6 होगा, दोनों का योगफल 10 हो गया। आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट पर 5 होगा, सेकंड पर भी 5 होगा, दोनों का एडिशन हमारा 10 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पर हमारा 6 होगा और सेकंड पर हमारा 4 होगा, दोनों का योगफल 10 हो गया। इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं है जिसका योगफल 10 आए। तो 10 आने का कितना बार हमको मिल जाएगा, घटना कितना बार घटा, दोनों का योगफल 10 आने का घटना 3 बार घटा है। तो ऊपर में तो हमारा NA 3 हो गया, कंफर्म है आपको। तो NS ऐसा मिला जैसा खिलता हुआ रसगुल्ला सामने नजर आता, उस तरह से आपको NS मिल चुका है। अब तो आप NS के लिए कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगर NS मिलेगा तो उस समय आपको हमेशा पंकज तिवारी का चेहरा ध्यान आएगा कि NS सर कैसे बताए थे। तो NS आज हमारा परमानेंट ये बुकिंग कर लिए NS का, NS हमारा बुक हो चुका है। अब चलिए, तो NE भी हमारा तो बुक हो गया, दोनों का योगफल 10 आने का प्रायिकता। तो मात्र 3 ही को घटना घटेगा जिसमें NS क्या होगा, NE क्या होगा, NE 10 होगा। तो 3/36 हो गया, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/12, यानी कि 10 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/12। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसको देखा जाए, कह रहा है कि X और Y की मासिक आय का अनुपात। देखिए X और Y 2 मेंबर हैं और इनके आय का अनुपात दे दिया गया है। इनके आय का अनुपात कितना दिया गया है, 5:4 दे दिया गया है। क्या दिया गया है, 5:4 दिया गया है। और उनके मासिक व्यय का भी अनुपात दे दिया, व्यय यानी खर्च का अनुपात, यानी कि व्यय यानी खर्च का अनुपात दे दिया गया है। खर्च कितना है दोस्तों, खर्च है 9 है और इसका खर्च है कितना, 7 है। और फिर आगे बढ़ते हैं, यदि Y की आय X के व्यय के बराबर है, ये देखिए क्या कह रहा है कि जो Y की जो आय है X के व्यय के बराबर है। तो फिर आगे क्या पूछा है, तो बचत का रेशियो निकाले। दोस्तों इसका जब पैटर्न देखिएगा नॉर्मल बनाने का, तो बहुत ही टफ पैटर्न है और इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज इसको मैं चुटकी में बजा करके बहुत आपके लिए आसान करने वाला हूं। क्या कह रहा है कि Y का जो आय है X के व्यय के बराबर है। तो क्या करते हैं, जब ऐसा सिचुएशन देगा तो दोनों को हम इक्वल करने का कंडीशन करेंगे, यानी इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 36 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा 36 हो गया, दोनों हमारा 36 हो गया, दोनों का बराबर हो गया। चलिए, ये हमसे क्वेश्चन में भी बोला था। अब आगे क्या करेंगे, ये हमारा रेशियो है। जब ऊपर में एक डिजिट में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा डिजिट में भी हमको 9 से ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। रेशियो हमेशा बैलेंस में रहता है। तो जब इसमें 9 से मल्टीप्लाई किए तो पूरा रेशियो में आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 9×5 = 45 हो जाएगा इसका। जब नीचे वाला में 4 से मल्टीप्लाई एगो में किए हैं तो दूसरा में भी क्या करना होगा, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 7×4 = 28 हो गया। ये क्या हो गया, 28 हो गया। तो दोस्तों X कमाया 45 रुपया, खर्च कितना किया, 36 रुपया खर्च किया, तो बचाया कितना, 9 गो बचाया। Y कमाया कितना, 36 कमाया और खर्च कितना किया, 8 खर्च किया, तो बचाया कितना, 36 को कमाया, 28 को खर्च किया, तो बचाया कितना, 8 गो बचाया। यानी कि बचत का रेशियो क्या हो गया, बचत का रेशियो 9:8 हो गया। तो ये मैथ का तो हम लोग धुआं उड़ा दिए, ये मैथ का धुआं उड़ा दिए। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने कुल 20 प्रश्न को लेकर के आया और आज का सेशन कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आपको इस तरह का वीडियो बार बार लेते आऊंगा। जब तक आपका एग्जाम रहेगा मैं टोटल 30 वीडियो आपको दूंगा। इस तरह का मैं टोटल 30 वीडियो दूंगा, और गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि आप जाइए एग्जाम में, जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस आपको एग्जाम से ही डायरेक्ट नजर आएगा कि सर क्या बोले थे। मात्र 30 सेशन आपको देने वाला हूं, जो कि आपके लिए धुआं धुआं साबित होगा। तो दोस्तों आज के डेट में इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए ओके बाय, और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।